वेलकम दोस्तों। एसी फंडामेंटल एंड पॉलीफेंस सिस्टम ये चैप्टर पढ़ेंगे हम। इस चैप्टर में बेसिक फंडामेंटल थ्योरी टोटल इसमें क्लियर किया जाएगा और इसमें हम बेसिक फंडामेंटल के पूरे चैप्टर को बहुत विस्तृत रूप से और डीपली पढ़ेंगे ताकि सभी स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले पावर फैक्टर। सबसे पहले पावर फैक्टर क्या होता है और पावर फैक्टर में पावर ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें आभासी शक्ति। आभासी शक्ति जिसे आप एपरेंट पावर कहते हैं। तो आभासी शक्ति क्या होता है? आभासी शक्ति में एसी में करंट एंड वोल्टेज के आरएमएस मान का गुणनफल होता है यह। तो एसी नेचर में कोई भी एसी करंट होगी उसमें करंट एंड वोल्टेज ये दोनों के आरएमएस मान का गुणनफल होगा। तो इसे क्या कहेंगे हम? एपरेंट पावर या आभासी शक्ति कहेंगे। तो एसी नेचर में हमेशा करंट और वोल्टेज का जो आरएमएस मान का जो गुणनफल होता है उसे ही एपरेंट पावर या आभासी शक्ति कहते हैं। प्रायः इसका जो डेफिनेशन है इतना क्लियर है कि समझने वाले स्टूडेंट के लिए बिल्कुल इजी वे में मैं समझा रहा हूँ। और इसे वोल्ट एम्पियर में शो करते हैं। इसका जो यूनिट है इसे वोल्ट एम्पियर में शो करते हैं और इसकी सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो केवीए है, किलो वोल्ट एम्पियर। तो सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे हम करंट और वोल्टेज का आरएमएस मान का गुणनफल कहलाएगा, क्योंकि जैसा यूनिट है उस हिसाब से। तो ये इसकी बड़ी इकाई हो गई किलो वोल्ट एम्पियर और छोटी इकाई किलो वोल्ट एम्पियर क्या हो जाएगी? वोल्ट एम्पियर छोटी इकाई और बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? किलो वोल्ट एम्पियर। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट वास्तविक शक्ति, जिसे है ट्रू पावर और एक्चुअल पावर भी कहा जाता है या रियल पावर भी कहा जाता है। तो वास्तविक शक्ति का डेफिनेशन क्या कहलाएगा? वास्तविक शक्ति में एपरेंट पावर और पावर फैक्टर का गुणनफल कहलाएगा वास्तविक शक्ति या ट्रू पावर कहलाएगा। तो कैसे? एपरेंट पावर क्या है आपका? आभासी शक्ति। तो आभासी शक्ति और पावर फैक्टर, आभासी शक्ति और पावर फैक्टर का गुणनफल क्या कहलाएगा आपका? वास्तविक शक्ति कहलाएगा, वास्तविक शक्ति कहलाएगा, जिसे हम ट्रू पावर भी कहते हैं या एक्चुअल पावर भी कहते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने इसे लिखा तो इसे हम कैसे शो कर सकते हैं? वोल्टेज करंट VI cos phi इक्वल W। इसका मतलब ये है कि इसकी इकाई क्या होगी? वाट होगी। बड़ी इकाई क्या होगी? किलोवाट होगी। और जैसे डेफिनेशन में कहा गया है कि एपरेंट पावर अर्थात आभासी शक्ति और पावर फैक्टर के बीच का गुणनफल है, और एपरेंट पावर और पावर फैक्टर के बीच का जो गुणनफल है ये एक्चुअल पावर या वास्तविक शक्ति कहलाता है। तो इसका जो फार्मूला के हिसाब से हमने जो डेफिनेशन देखा वो डेफिनेशन में VI cos phi बनेगा और इसकी इकाई क्या होती है? वाट होती है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर के बारे में जानेंगे हम। प्रतीकात्मक रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर भी सेम जैसी हमने एक्टिव पावर देखा वैसे ही रिएक्टिव पावर का भी फार्मूला बनेगा। तो इसके डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे हम। ये एपरेंट पावर अर्थात आभासी शक्ति का जो वोल्टेज एंड करंट है और वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेस एंगल है जिसे साइन फाई से शो किया जाता है। जैसे ट्रू पावर में कॉस फाई लिखा था फेस एंगल, वैसी रिएक्टिव पावर में प्रतिकारक शक्ति में वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होगा वो साइन फाई होगा। क्या हो जाएगा? साइन फाई। तो इनके बीच का जो एंगल होगा और इनके बीच के एंगल का जो गुणनफल होगा वही क्या कहलाएगा? आपका रिएक्टिव पावर। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ये भी समझ सकते हैं इससे कि एपरेंट पावर अर्थात वास्तविक शक्ति का वोल्टेज एंड करंट एंड वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेस एंगल साइन फाई का गुणनफल अर्थात VI sin phi, ये इसका लोगो बन गया।
तो इस हिसाब से ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के हिसाब से ये इसका डेफिनेशन बनेगा। अर्थात वोल्टेज और करंट तथा वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेस एंगल है साइन फाई का गुणनफल क्या कहलाएगा? रिएक्टिव पावर कहलाएगा। आइए इसे देखते हैं हम डायग्राम के अनुसार। उससे पहले इसकी जो यूनिट होती है, वो यूनिट देखेंगे हम। और इसकी जो यूनिट है वो यूनिट है kVAR, मतलब किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, इसकी छोटी यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी VAR, वोल्ट एम्पियर। ठीक है, इसे हम डायग्राम के रूप में देखेंगे। तो इस डायग्राम में हम देखेंगे, इस डायग्राम को यदि हम इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया आपका वास्तविक शक्ति। ठीक है, और ये हो गया आपका आभासी शक्ति। और ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा आपका प्रतिकारक शक्ति। अर्थात ऐसे जब इंग्लिश में हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा वास्तविक शक्ति, मतलब एक्चुअल पावर। आभासी शक्ति हो जाएगा आपका एपरेंट पावर। और ये आपका प्रतिकारक शक्ति हो जाएगा आपका रिएक्टिव पावर। तो इस तरीके से हम तीनों को समझ सकते हैं। अब जैसे कि वास्तविक शक्ति को हमने शो किया था, इसे कैसे शो करते हैं? VI cos phi से वास्तविक शक्ति को। उसी प्रकार हमने देखा था रिएक्टिव पावर अर्थात प्रतिकारक शक्ति को, इसको हमने देखा था VI sin phi से। और एपरेंट पावर अर्थात वास्तविक शक्ति को हमने देखा था, उसे शो किया था हमने V एंड I से, मतलब करंट एंड वोल्टेज के गुणनफल से। तो इस तरीके से इसे हम इस डायग्राम में शो कर सकते हैं। और इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि ये किस टाइप से ड्रॉ किया जाएगा। और इन दोनों की इन बीच का एक फेस एंगल कहलाएगा ये। ठीक है, इन दोनों के बीच का फेस एंगल कहलाएगा। अब यहाँ पर हम यदि देखते हैं इसे, तो इसका फार्मूला बनता है एपरेंट पावर इक्वल रूट में क्या बनेगा इसका फार्मूला बनेगा एपरेंट पावर एस इक्वल रूट में बनेगा आपका P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। ये एक फार्मूला बनेगा। इसमें ये S हो जाएगा एपरेंट पावर, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ AP। और ये जो P लिखा है P का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्चुअल पावर। और ये जो Q लिखा हुआ है ये हो जाएगा आपका रिएक्टिव पावर RP। तो इस तरीके से इसे हम इस डेफिनेशन से, जो हमने डेफिनेशन पढ़ा उसमें इस फार्मूले से इसे हम ज्ञात कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो ये इसका एक्चुअल एपरेंट पावर का फार्मूला ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम। अब जिस प्रकार इसे शो किया जाता है, तो एपरेंट पावर को शो किया जाता है KVA से, ध्यान रहे। एक्टिव पावर को शो किया जाता है हमेशा किलोवाट से। और आपका रिएक्टिव पावर जो है इसे kVAR से शो किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्टिव पावर। किलोवाट को हम एक्टिव पावर AP से शो करेंगे। ठीक है, KVA को शो करेंगे हम एपरेंट पावर। ठीक है, एपरेंट पावर। और वही प्रतिकारक शक्ति जो होती है जिसे आप रिएक्टिव पावर बोलते हैं, तो इसे हम करेंगे रिएक्टिव पावर RP से। तो इसको kVAR से शो किया जाता है। अर्थात एक्टिव पावर को किलोवाट से शो किया जाता है, रिएक्टिव पावर को kVAR से शो किया जाता है, और एपरेंट पावर को kVA से शो किया जाता है। इस तरीके से, इस ट्रायंगल से, ये पावर ट्रायंगल से हम पावर फैक्टर के विभिन्न पहलुओं को हमने इसका अध्ययन किया। लेकिन इसे फार्मूले के तौर पर जो हम देखेंगे, तो ये जो आपका एपरेंट पावर है, एपरेंट पावर का जो फार्मूला बनेगा, ठीक है, ये एपरेंट पावर का जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा VI इक्वल I स्क्वायर Z इंटू Z है। ठीक है, और ये आपका
जो एक्टिव पावर है, एक्टिव पावर का क्या बनेगा, एक्टिव पावर को हम क्या क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल पावर भी बोल सकते हैं, ट्रू पावर भी बोल सकते हैं, यूजफुल पावर भी बोल सकते हैं, रियल पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका बनेगा वी आर इक्वल क्या बनेगा, वी आर इंटू आई इक्वल आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये इसका फार्मूला बनेगा, ये एक्टिव पावर का बनेगा आपका। ठीक है, वैसे ही प्रतिकारक शक्ति जो है आपका रिएक्टिव पावर, इसका ही फार्मूला बनेगा। तो इसका बनेगा वी एल इंटू आई इक्वल आई स्क्वायर इंटू एक्स एल। इस तरीके से इसका फार्मूला बनता है। तो मैंने तीनों का बता दिया फार्मूला कैसा बनेगा। तो ये तीनों फार्मूले से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव पावर देखेंगे। एक्टिव पावर क्या है, यह एक यूजफुल पावर होती है। एक्टिव पावर क्या होती है, एक यूजफुल पावर होती है। और सर्किट के सभी कार्य, जैसे कि आपका हीटर जो ऊष्मा उत्पन्न करता है, जैसे बल्ब प्रकाश देना, मोटर में टॉर्क उत्पन्न करना आदि सभी प्रकार के जो कार्य है, ये जो पावर है इसी पावर को, मतलब इसी पावर के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है, या इसी जो एक्टिव पावर के द्वारा ही आपकी जो मोटर है वो चलती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हम आप एपरेंट पावर। एपरेंट पावर को रिजल्टेंट पावर भी बोला जाता है। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पे। ठीक है, तो जैसे कि यह क्या है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का रिजल्टेंट पावर होता है। कौन सा आपका, ये हो गया आपका एपरेंट पावर की बात कर रहे हैं हम। और जो सर्किट में आवश्यक होती है, इसे केवीए से मापा जाता है, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब आते हैं हम सीधे प्रतिकारक शक्ति से, जिसे आप, ये यूजफुल पावर भी होती है, यूजलेस पावर और रिएक्टिव पावर भी होती है। अर्थात इसके दो शब्द हैं, एक यूजलेस पावर और दूसरा है रिएक्टिव पावर। तो इसका क्रम, इसका जो मान है कम से कम होना चाहिए। पहली बात तो किसका, केवीआर का मान कम से कम होना चाहिए। यह सर्किट में कोई भी यूजफुल कार्य नहीं करती, पहली बात तो। लेकिन सर्किट में रिएक्टेंस के कारण यह उत्पन्न होती है। किसके कारण, रिएक्टेंस के कारण उत्पन्न होती है, इसीलिए यहाँ पर XL लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें जो रिएक्टेंस, या ये बोल सकते हैं हम रिएक्टेंस के कारण ये जो उत्पन्न हुई है, इसी वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम पावर फैक्टर एंगल बढ़ाया जाता है। तो इस वैल्यू को बढ़ाने से पावर फैक्टर एंगल बढ़ता है और पावर फैक्टर कम हो जाता है। मतलब कि पावर फैक्टर का एंगल बढ़ाएंगे हम, पावर फैक्टर का एंगल बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का एंगल बढ़ाने से पावर फैक्टर कम हो जाती है, हमेशा याद रखना। तो इसे यूजलेस पावर भी कहते हैं और ये रिएक्टिव पावर कहलाता है, पहली बात तो इसे KVR इक्वल KVA साइन फाई या Q इक्वल साइन फाई भी लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम इसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखेंगे हम। प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो होते हैं, इसमें पावर लॉस जो होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, पावर लॉस क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कि पावर लॉस का जो रेजिस्टेंस के कारण ही होता है, हमेशा याद रखना। किसी भी सर्किट में जो पावर लॉस का है वो रेजिस्टेंस के कारण ही होता है। और जो आपका रिएक्टिव पावर है VI साइन फाई, VI साइन फाई, ये रिएक्टिव पावर है। और रिएक्टिव पावर कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकता, तो ये सर्किट में क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करता है। सर्किट में क्या उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए इसे हम क्या शो करते हैं, XL से शो करते हैं। और ये क्या है, बाधा उत्पन्न का कार्य करता है ये। ठीक है, आगे देखेंगे हम, देखेंगे पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर के बारे में जानेंगे हम। तो AC सर्किट में एक्टिव पावर या ट्रू पावर भी बोलते हैं इसे, अपन एपरेंट पावर, जिसे आप आभासी शक्ति कहते हैं या वास्तविक शक्ति। ठीक है, अर्थात इसे अपने शब्दों में समझे हम तो फार्मूला बेस पे वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाएगा, आपका पावर फैक्टर कहलाएगा। तो पावर फैक्टर का फार्मूला ही हो गया वास्तविक शक्ति अपान आभासी शक्ति, दोनों का अनुपात पावर फैक्टर हो जाएगा। अब जब वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है, तो इसे हम लिखेंगे कैसा, वास्तविक शक्ति कैसा क्या कहलाता है, VI cos फाई। दूसरी बात, आभासी शक्ति को VI से लिखा जाता है। अब यदि VI से VI कैंसिल कर दें हम, तो
तो बचेगा हमारे पास क्या, cos फाई बचेगा। तो पावर फैक्टर क्या कहलाएगा, पहली बात तो cos फाई। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया हमें। लेकिन इसमें क्या होता है, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं हम, एसी परिपथ में क्या है, वोल्टेज और जो करंट के बीच बने कोण की कोज्या को पावर फैक्टर कहते हैं, ये भी बोला जा सकता है। क्योंकि ये जो cos फाई है, ये कोज्या मतलब कि कोज्या का एंगल है। क्या है, ये एंगल है। अर्थात वोल्टेज और करंट के बीच बनने वाले कोण की कोज्या को पावर फैक्टर कहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर हम ये समझेंगे, एसी परिपथ में प्रतिरोध होता है तथा इम्पीडेंस का अनुपात भी पावर फैक्टर कहलाता है। अर्थात R/Z का अनुपात भी, तो ये R क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, और Z क्या हो गया आपका इम्पीडेंस। तो इन दोनों का जो रेशो होगा, इन दोनों का रेशो भी पावर फैक्टर कहलाता है। ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो मैंने तीनों वे से समझाया। पहली बात तो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाएगा, पावर फैक्टर कहलाएगा। यदि हम इसे वी आई को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास बचेगा cos फाई। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या कहलाया, cos फाई कहलाएगा। दूसरी बात मैंने क्या बताया आपको, वोल्टेज और करंट के बीच बनने वाला जो कोण है जिसे कोज्या कहते हैं, वो भी पावर फैक्टर कहलाता है। ये दूसरी परिभाषा हो गई। तीसरी डेफिनेशन क्या होगी, एसी परिपथ में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता ही है और इम्पीडेंस, तो इन दोनों का यदि अनुपात हम निकाले तो ये पावर फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो पावर फैक्टर cos फाई इक्वल R/Z। ठीक, ये फार्मूला याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पावर फैक्टर के बारे में नॉलेज सभी स्टूडेंट को होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसमें शॉर्ट नोट देखेंगे हम, तो कोई भी कंज्यूमर होगा या उपभोक्ता होगा, उसके लिए सामान्यतः जो होना चाहिए पावर फैक्टर, वो 0.95 पश्चगामी होना चाहिए सबसे ज़्यादा। ये इसके लिए किफ़ायती होता है। पावर फैक्टर कितना होगा, 0.95 पश्चगामी या पश्चवर्ती बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि लैगिंग, 0.95 लैगिंग होगा, तो उसके लिए ये जो पावर फैक्टर होगा वो किफ़ायती होगा किसी भी कंज्यूमर के लिए। आगे देखेंगे हम, तो हम देखेंगे पावर फैक्टर का मैक्सिमम मान कब होता है। तो पावर फैक्टर का जो मैक्सिमम मान होगा वो 1 होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, यूनिटी या इकाई कहते हैं। हम क्या बोलेंगे, यूनिटी या इकाई कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, सबसे पहले तो पावर फैक्टर कोई मात्रक नहीं होता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यदि एग्ज़ाम में पूछ ले कि पावर फैक्टर की इकाई क्या होती है, तो हमें पता है कि पावर फैक्टर की कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जब पावर फैक्टर यूनिटी होगा तो क्या होगा, पावर फैक्टर यूनिटी होगा तो XC इक्वल XL होगा। मतलब कि XL इक्वल XC भी बोल सकते हैं तो भी सही है, या XC इक्वल XL भी बोले तो भी सही है। तो XL इक्वल XC, ये इसका मतलब क्या होता है, तो ये होते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होंगे ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल कैपेसिटिव इंडक्टेंस, ये दोनों हो गया। जब बराबर होंगे तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, यदि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ध्यान सुनिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव इंडक्टेंस, मतलब कि कैपेसिटिव जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये यदि ज़्यादा हो किससे, कैपेसिटिव इंडक्टेंस से, तब की कंडीशन कहलाएगी लीडिंग। मतलब कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये ज़्यादा है और ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, कम होगा, तब की कंडीशन में क्या हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर कहलाएगा। दूसरी बात, लैगिंग पावर फैक्टर कब कहलाएगा, यदि XC इज लेस देन XL है, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज लेस देन इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसमें ज़्यादा क्या हो गया आपका, XL ज़्यादा हो जाएगा और XC क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब की कंडीशन में लैगिंग पावर फैक्टर बनता है। और किफ़ायती मैंने बताया था आपको 0.95, क्या, लैगिंग। ये पावर फैक्टर सबसे ज़्यादा किफ़ायती होता है सभी स्टूडेंट के लिए। तो आई होप पावर फैक्टर समझ में आ गया हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो 3 पॉइंट है इसे नोट कर लीजिए आप, क्योंकि XC इक्वल XL है तब की कंडीशन यूनिटी पावर फैक्टर कहलाएगा। लीडिंग पावर फैक्टर में XC इज ग्रेटर देन XL कहलाएगा, और लैगिंग पावर फैक्टर में XC इज लेस देन XL कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम।
एडमिटेंस, एडमिटेंस क्या होता है, एडमिटेंस के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले तो हम। तो एडमिटेंस जो है वो सर्किट में क्या काम करता है, एडमिटेंस को हमेशा वाई से शो किया जाता है, ठीक है, एडमिटेंस को वाई से शो किया जाता है। तो किसी भी एसी सर्किट में इम्पिडेंस का विलोम क्या होता है, इम्पिडेंस मतलब जेड का विलोम क्या हो जाएगा, एडमिटेंस होगा, अर्थात z इक्वल 1/y, ठीक है। तो इम्पिडेंस का विलोम क्या हो जाएगा, आपका एडमिटेंस कहलाता है। और इसका मात्रक जो होता है वो होता है मोह, इसे मोह से शो किया जाता है, या इसे साइमन एस से भी शो करते हैं, और इसे वाई से दर्शाया जाता है, ठीक है। तीन चीज़ हमें समझ में आ गई। इम्पिडेंस का विलोम क्या हो जाएगा, एडमिटेंस, ठीक है। दूसरी बात, इसकी यूनिट जो होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है आप सभी को, इसकी यूनिट होती है मो या साइमन होती है, और इसे वाई से शो किया जाता है, ठीक है। और जिस प्रकार जो इम्पीडेंस के दो अंश जो प्रतिरोध तथा रिएक्टेंस होते हैं, कहने का मतलब क्या है, इम्पीडेंस में क्या होता है, सबसे पहले इम्पीडेंस में z इक्वल क्या होता है, r प्लस एक्स होता है कि नहीं, और r का स्क्वायर, ठीक है, और x का स्क्वायर, इसे रूट में लेंगे। तो इसमें दो कंटेंट कौन से हुए हैं, रजिस्टेंस और रिएक्टेंस, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, इम्पीडेंस बनता है। वैसे ही उसी प्रकार से एडमिटेंस में दो अंश होते हैं, कंडक्टेंस और सस्पेक्टेंस, ठीक है। ये तो बाधा उत्पन्न करते हैं दोनों, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, ये जो सर्किट में क्या काम कर, इनका काम क्या है, इनका काम है बाधा उत्पन्न करना। लेकिन एडमिटेंस का काम क्या है, ये सहायता प्रदान करता है। तो ये सहायता प्रदान करता है, तो इस फार्मूला, इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा y इक्वल रूट में जी स्क्वायर, जिसे कंडक्टेंस बोलते हैं, उसे जी से शो किया जाता है, और b, ठीक है, b सस्पेक्टेंस, तो ये सस्पेक्टेंस हो गया, ठीक है, और ये g क्या कहलाएगा, कंडक्टेंस कहलाएगा। तो इसका फार्मूला बन गया y इक्वल रूट में जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कंडक्टेंस, ठीक है, और सस्पेक्टेंस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे देखेंगे हम। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, ये जो चैप्टर है, एक एक जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इनके बारे में जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद देखेंगे हम, अभी हमने क्या देखा था, इसके पहले एडमिटेंस देखा था, अब देखेंगे कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है, हमेशा रेजिस्टेंस का जो विलोम होता है वो कंडक्टेंस होता है, मतलब कि रेजिस्टेंस R इक्वल क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, या G इक्वल 1/R हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन शो की जाती है। तो कंडक्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध का विलोम कंडक्टेंस कहलाता है, और इसे G से क्या, कैपिटल G से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब इसका जो मात्रक होगा वो क्या कहलाएगा, मो कहलाएगा, ठीक, मात्रक क्या कहलाएगा, मो या साइमन होगा, और ये क्या हो जाएगा, G इक्वल 1/R होगा, इसका फार्मूला है, ठीक है। यदि किसी ने बोला कि कंडक्टेंस आपको ज्ञात करना है, तो कंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए यदि R दिया हो तो आप कंडक्टेंस निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम सस्पेक्टेंस। अब सस्पेक्टेंस क्या होता है, अनुकार्यता, इसे अनुकार्यता बोलते हैं, सस्पेक्टेंस, ठीक है। तो ये रिएक्टेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, सस्पेक्टेंस। रिएक्टेंस मतलब कि B, रिएक्टेंस X इक्वल क्या हो जाएगा, 1/B, ये इसका फार्मूला है। तो रिएक्टेंस का उल्टा होता है सस्पेक्टेंस। सस्पेक्टेंस मतलब कि ये क्या करता है, सहायता प्रदान करता है सर्किट में फ्लक्स को शो होने के लिए, या बहने के लिए, या इम्प्रूव करने के लिए काम करता है, ये उसे सहायता प्रदान करता है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका फार्मूला B इक्वल 1/X कहलाएगा, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा दोस्तों मो, इसका मात्रक क्या होगा, मो और साइमन। ध्यान रखिए, कंडक्टेंस की भी जो यूनिट है वो क्या है, मो और साइमन है, और सस्पेक्टेंस की भी जो यूनिट है ये मो और साइमन है, दोनों इक्वल इक्वल है, मतलब एक का आपको यूनिट मालूम है तो दूसरे की यूनिट ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगी, ठीक है। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, कंडक्टेंस और सस्पेक्टेंस दोनों की यूनिट एज अ सेम होती है, और ये भी इसका विलोम होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंस का विलोम क्या हो जाएगा, सस्पेक्टेंस, जिसे अनुकार्यता कहते हैं, और कंडक्टेंस का विलोम क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो G इक्वल 1/R हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एडमिटेंस बनता है। क्या बनता है, एडमिटेंस, क्या बनता है, एडमिटेंस, जिसे Y से शो किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम प्रत्यावर्ती धारा एवं विद्युत वाहक बल का इक्वेशन। तो AC करंट का जो है EMF का इक्वेशन क्या होता है,
तो एसी में ईएमएफ का जो इक्वेशन है ये है V इक्वल वी मैक्स साइन ओमेगा टी, या I इक्वल आई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो ध्यान रहे ये फार्मूला है एसी का ईएमएफ इक्वेशन, ठीक है, मतलब विद्युत वाहक बल समीकरण। तो प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल समीकरण देखेंगे हम इसमें। तो इसके बारे में क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है इस इक्वेशन में V क्या है, वोल्ट का तात्कालिक मान है, I क्या है, विद्युत धारा का तात्कालिक मान है मतलब इंस्टेंटेनियस मान, और V मैक्स क्या है, वोल्टेज का शिखर मान है, और I मैक्स क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का शिखर मान होगा मतलब करंट का मैक्सिमम मान हो जाएगा, ठीक। और ओमेगा इक्वल क्या होता है, ओमेगा इक्वल मैंने बताया था आपको 2πf mm, ओमेगा इक्वल क्या होता है 2πf होता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कोणीय वेग रेडियन पर सेकेंड। ध्यान दीजिए हमेशा इस एग्ज़ाम ओरिएंटेड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूनिट्स पूछे जाते हैं, और यूनिट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है सभी स्टूडेंट के लिए। तो इसे जो ओमेगा इक्वल क्या हो गया 2πf, और ये कोणीय वेग है, इसे इसकी जो यूनिट है रेडियन पर सेकेंड होती है। एफ क्या है यहाँ पर, फ्रिक्वेंसी है। अब देखते हैं यहाँ पर श्रेणी परिपथों के परिणामों की तालिका, तो किस तरीके से इसको हम तालिका में यूज़ करेंगे। तो इस ऑब्जर्वेशन टेबल जो है तालिका में देखेंगे, यदि केवल रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस क्या होता है आर क्या होता है जेड के इक्वल होता है, प्रतिबाधा का मान क्या हो जाएगा जेड इक्वल आर हो जाएगा, ठीक है। यदि परिपथ केवल प्रतिरोध परिपथ है तो प्रतिबाधा का मान जो हो जाएगा, ठीक है, वो जेड इक्वल आर हो जाएगा। और फेस करेंट के लिए क्या हो जाएगा, फेस एंगल का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही पावर फैक्टर क्या कहलाएगा 1, ये पावर फैक्टर क्या कहलाएगा इस कंडीशन में 1 कहलाएगा, केवल रजिस्टिव सर्किट है तब। अब दूसरा है केवल इंडक्टिव सर्किट, मतलब केवल प्रेरकत्व है, इंडक्टिव सर्किट है। तो इंडक्टिव सर्किट में इम्पीडेंस मतलब Z का मान क्या होता है, Z का मान हो जाएगा, ठीक है, Z का मान XL के बराबर हो जाएगा, Z का मान क्या हो जाएगा XL के बराबर हो जाएगा। और इसमें फेस एंगल क्या हो जाएगा, फेस एंगल हो जाएगा 90 डिग्री लैग हो जाएगा, 90 डिग्री क्या हो जाएगा लैग, ठीक है। और पावर फैक्टर एंगल क्या बनेगा 0 बनेगा, पावर फैक्टर एंगल क्या बनेगा 0 बनेगा, ठीक है। यदि केवल कैपेसिटिव सर्किट हो तो कैपेसिटिव सर्किट हो तो Z इक्वल क्या बन जाएगा इसमें 1/ω c हो जाएगा। और इसमें जो फेस करंट के लिए जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री लीड, मतलब कि अग्रगामी होगा, 90 डिग्री अग्रगामी होगा। और पावर फैक्टर क्या बनेगा, पावर फैक्टर तो 0 ही बनेगा क्योंकि प्योर की बात की जा रही है। तो प्योर हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्योर रजिस्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है, इकाई होता है। प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर होता है वो हमेशा 0 होता है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। वैसे ही प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व दोनों है, तब की कंडीशन में पावर फैक्टर क्या बनेगा 1 इज ग्रेटर देन पावर फैक्टर इज ग्रेटर देन 0 पश्चगामी, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। तो इसका जो इम्पीडेंस बनेगा वो बनेगा Z इक्वल, इम्पीडेंस क्या बनेगा Z इक्वल रूट में R² प्लस XL का स्क्वायर, इस टाइप से बनेगा, ये इसका फार्मूला बनेगा इम्पीडेंस का। वैसे ही प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो, ठीक है, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट के साथ यदि रेजिस्टेंस ऐड हो जाए अर्थात प्रतिरोध और संधारित्र, तब की कंडीशन में क्या बनता है Z इक्वल रूट में R² प्लस XC का स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। और पावर फैक्टर क्या बनेगा 0 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री अग्रगामी बनेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है इसलिए अग्रगामी हमेशा पावर फैक्टर का मान बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद यदि तीनों लगे हो R, L और C तीनों लगे हुए हो, तब की कंडीशन में मतलब सर्किट जो है परिपथ RLC सर्किट है, तब की कंडीशन में वो भी श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तब की बात हम इस टेबल में कर रहे हैं। तब की कंडीशन में क्या बन जाएगा Z इक्वल रूट में R² प्लस XL
ठीक है, माइनस XC का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये फार्मूला इसका बनेगा। आगे देखेंगे हम।